नमस्ते। आज हम मध्य प्रदेश के औद्योगिक सफर की कहानी पर बात करेंगे। कैसे एक राज्य जो अपनी खेती और घने जंगलों के लिए जाना जाता था, आज भारत का डिट्रॉइट कहलाने लगा है। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी करने वालों के लिए है। लेकिन हम सिर्फ तथ्यों की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि इन मिलों, कारखानों और नीतियों ने मध्य प्रदेश की तस्वीर को कैसे बदला। बिल्कुल। और कहानी की तरह समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये विषय परीक्षा के लिए बहुत अहम है। अच्छा, इसका सीधा ताल्लुक है सिलेबस के पेपर 1 यूनिट 3 से। यूनिट 3 यानी मध्य प्रदेश का भूगोल। जी हाँ। और अगर पिछले सालों के पेपर उठाकर देखें तो हर साल आप मान के चलिए 2 से 3 सवाल तो सीधे यहीं से आते हैं। और मैंने सुना है कि सवाल भी सीधे सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। कौन सी फैक्ट्री कहाँ है, कब बनी थी, बस यही सब। हाँ, प्रकृति तो तथ्यात्मक ही है, पर अगर आप उसके पीछे की वजह समझ लें तो रटना नहीं पड़ता, चीजें याद रह जाती हैं। चलिए पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। आज मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का कितना बड़ा हाथ है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक राज्य की जीडीपी का लगभग 24% हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र से आता है। 24%? जी। और विकास के मामले में हम देश में 7वें स्थान पर हैं। 7वां स्थान, ये तो काफी अच्छा है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब व्यापार करने में आसानी के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है। बिल्कुल। ये रैंकिंग सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या इसका असर वाकई जमीन पर छोटे उद्योगों तक भी पहुंचता है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। रैंकिंग बड़े सुधारों को दर्शाती है। हाँ। जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस या पॉलिसी में बदलाव। इसका फायदा बड़ी कंपनियों को तो मिलता ही है। जमीनी स्तर पर छोटे उद्योगों के लिए चुनौतियां रहती हैं, लेकिन माहौल पहले से कहीं बेहतर हुआ है। अच्छा। और इस माहौल की एक बड़ी वजह है प्रदेश की अपनी प्राकृतिक संपदा। यहाँ का मजबूत खनिज आधार कई उद्योगों की रीढ़ है। सही बात है। हीरा, तांबा, मैंगनीज, इन सब में तो मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। जी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से एमपी की अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी खेती से। हाँ, कृषि आधारित उद्योगों से। तो सबसे पहले क्या आता है? चीनी। हाँ, कृषि आधारित उद्योगों में चीनी उद्योग सबसे पुराने और महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। प्रदेश की जो पहली चीनी मिल थी वो 1934 में जावरा में लगाई गई थी। 1934 जावरा में? ये साल और जगह दोनों ही जरूरी होंगे। बहुत जरूरी है। और ये भी दिलचस्प है कि ज्यादातर चीनी मिलें पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही हैं। इसका सीधा कारण तो यही होगा कि वहां गन्ना ज्यादा होता है। बिल्कुल। पर इसके पीछे का भूगोल भी समझना जरूरी है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, खासकर मालवा के इलाके की जो काली मिट्टी और जलवायु है वो गन्ने के लिए बेहतरीन है। तो जब 1930 के दशक में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ीं तो यहाँ के किसानों ने बड़े पैमाने पर गन्ना उगाना शुरू किया और मिलें वहीं लगीं जहाँ कच्चा माल था। इसने तो पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। आज प्रदेश की जो सबसे बड़ी शुगर मिल है वो सीहोर जिले के बरलाई में है। चीनी के बाद जाहिरा कपास का नंबर आता होगा। सूती वस्त्र उद्योग में भी तो मध्य प्रदेश का बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद हम तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन हमारी शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं डगमगाई थी। मतलब? प्रदेश की पहली सूती मिल 1906 में बुरहानपुर में लगी तो थी, पर वो चल नहीं पाई, असफल हो गई। अच्छा, तो पहली सफल मिल कौन सी थी? पहली सफल मिल थी इंदौर की मालवा मिल। मालवा। हाँ, जो ठीक एक साल बाद 1907 में शुरू हुई। और फिर तो इंदौर ने इस उद्योग में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसे सूती वस्त्रों की राजधानी और मिनी बॉम्बे कहा जाने लगा। मिनी बॉम्बे? जी। ग्वालियर, उज्जैन, देवास, ये सब भी बड़े केंद्र बनकर उभरे। मैंने कहीं पढ़ा है कि उस जमाने में इंदौर के मिल मजदूरों की हड़तालें भी उतनी ही मशहूर थीं जितनी बॉम्बे की। मतलब पूरा एक कल्चर ही विकसित हो गया था। हाँ बिल्कुल। ये उद्योग सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि समाज को भी आकार देते हैं। सही बात है। अब कपास से थोड़ा आगे बढ़ें तो तिलहन और सोयाबीन का नंबर आता है। मध्य प्रदेश को तो देश का सोया प्रदेश भी कहते हैं। जी हाँ। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी तो उज्जैन में ही है। उज्जैन में? ये तथ्य तो कई बार पूछा गया है। जी। और इसमें एक और बात जोड़ने वाली है। क्या? कि सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना सिवनी में है। अच्छा, ये सिवनी में है। हाँ। और सरसों तेल के लिए मुरैना और भिंड का इलाका मशहूर है। मतलब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग पनपे। ये तो हुई सीधे फसल से जुड़ी प्रोसेसिंग। लेकिन आजकल तो फूड प्रोसेसिंग का बहुत चलन है।
जिसमें पैकेज्ड फूड वगैरह आता है, उसमें मध्य प्रदेश कहाँ है? उसमें भी प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की नीति है फार्म टू फोर्क, फार्म टू फोर्क। यानी खेत से सीधे थाली तक की कनेक्टिविटी बनाने पर फोकस है। इसके लिए 2 बड़े मेगा फूड पार्क बनाए गए हैं, खरगोन में इंडस और देवास में अवंती। और प्रदेश का सबसे पहला फूड पार्क कहाँ था? वो था होशंगाबाद के बाबई में। बाबई में। अच्छा, और ये क्लस्टर वाला क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे इंदौर में आलू क्लस्टर, गुना में मसाले। ये बहुत ही कारगर तरीका है। सरकार एक ही जगह पर एक खास उत्पाद से जुड़ी सारी सुविधाएं मुहैया करा देती है। जैसे इंदौर और आसपास आलू बहुत होता है, तो वहां आलू के चिप्स से लेकर पाउडर तक बनाने वाली यूनिट्स का एक क्लस्टर बना दिया। इससे तो किसानों को भी फायदा होता होगा। बिल्कुल, उनको अच्छा दाम मिलता है और उद्योगों को कच्चा माल। गुना मसालों के लिए, खासकर धनिये के लिए, और आगर मालवा संतरे के लिए मशहूर हैं, तो वहां उनके क्लस्टर हैं। कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे जमीन के ऊपर उगने वाले चीजों ने उद्योगों को जन्म दिया, पर मध्य प्रदेश का जो असली खजाना है वो तो जमीन के नीचे छिपा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मेरा मतलब है खनिज। तो इसी ने सीमेंट और हीरा जैसे उद्योगों को जन्म दिया होगा ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रदेश का जो विंध्यन क्षेत्र है वो चूना पत्थर से भरा पड़ा है। और चूना पत्थर तो सीमेंट का मुख्य कच्चा माल है। एग्जैक्टली। इसी वजह से यहाँ सीमेंट उद्योग खूब फला फूला। प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना 1922 में एसीसी ने बानमोर, मुरैना में लगाया था। 1922 यानी आजादी से भी पहले? जी हाँ। इसकी ठीक बाद 1923 में कटनी के कैमूर में और फिर 1959 में सतना में बिड़ला जूट ने कारखाने स्थापित किए। आज सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। सतना, रीवा, दमोह, महर, ये पूरी बेल्ट सीमेंट का हब है। और खनिजों में हीरे को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश देश का इकलौता हीरा उत्पादक राज्य है। पन्ना की मझभवा खदान तो दुनिया भर में मशहूर है। और हम सिर्फ हीरे निकालने तक ही सीमित नहीं है। उन हीरों को तराशने और बाजार के लिए तैयार करने के लिए पीथमपुर, इंदौर में एक विशेष डायमंड पार्क भी बनाया गया है। ये तो वैल्यू एडिशन का एक बेहतरीन उदाहरण हुआ। जी हाँ। इसी तरह फायर क्ले से जबलपुर और कटनी में रिफ्रैक्टरी ईंटें बनती हैं जो भट्टियों में लगती हैं। और चीनी मिट्टी मतलब सिरेमिक्स का काम ग्वालियर, रतलाम और जबलपुर में होता है। सीमेंट, स्टील, सिरेमिक्स, इन सब भारी उद्योगों के लिए तो जबरदस्त बिजली और बहुत भारी मशीनरी लगती होगी। हाँ बिल्कुल। तो प्रदेश में इसका भी कोई इंतजाम था? बिल्कुल। और इसी जरूरत ने भोपाल में भेल जैसे एक विशाल संस्थान को जन्म दिया। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जी। इसकी स्थापना 1964 में ब्रिटेन के सहयोग से भोपाल के पिपलानी में हुई थी। बीएचएल का नाम तो सबने सुना है, पर मुझे ये हमेशा जानने की उत्सुकता रही है कि इसे भोपाल में ही क्यों स्थापित किया गया। कोई खास वजह थी? इसके कई कारण थे। भोपाल की सेंट्रल लोकेशन, पानी की उपलब्धता और तत्कालीन सरकार का विजन आज इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। महारत्न? इसका मतलब क्या होता है? ये नवरत्न से अलग कैसे है? महारत्न का दर्जा सिर्फ भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मुनाफे वाली सरकारी कंपनियों को ही मिलता है। ये एक तरह का एलीट क्लब है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन कंपनियों को बड़े निवेश और फैसले लेने के लिए सरकार से बार-बार अनुमति नहीं लेनी पड़ती। उन्हें बहुत ज्यादा आजादी होती है। और बीएचएल देश भर के पावर प्लांट्स के लिए ट्रांसफार्मर और टरबाइन जैसे भारी उपकरण बनाती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब एक ऐसे उद्योग की बात करते हैं जो हम रोज देखते हैं, कागज और नोट। मुझे पता है कि अखबारी कागज का कारखाना नेपानगर में है। हाँ, नेपा मिल नेपानगर बुरहानपुर में 1948 में स्थापित हुई थी। ये तथ्य तो परीक्षाओं का मतलब पसंदीदा सवाल है। हाँ। पर यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर है जिसे समझना होगा। कौन सा अंतर? और जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। नेपा मिल में सिर्फ अखबार छापने वाला कागज बनता है। ठीक है। लेकिन जिस कागज पर हमारे नोट छपते हैं वो ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाला होता है। अच्छा। वो बनता है होशंगाबाद की सिक्योरिटी पेपर मिल में, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और फिर उस पर छपाई? हाँ, उस कागज पर नोट छापने का काम होता है देवास के बैंक नोट प्रेस में, जो 1974 में बना। वाह, तो 3 अलग-अलग जगह हैं। नेपानगर में अखबारी कागज, होशंगाबाद में नोट का कागज और देवास में नोट की छपाई। बिल्कुल, ये अंतर साफ होना चाहिए। ये तो बहुत ही साफ तरीके से समझ आ गया। और मैंने सुना है टिश्यू पेपर का कारखाना इंदौर में है। जी,
अब कागज के साथ साथ वनोपज से जुड़े दूसरे उद्योगों की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता बहुतायत में मिलता है और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का लगभग 60% अकेले मध्य प्रदेश करता है। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसी वजह से जबलपुर बीड़ी उद्योग का गढ़ बन गया। अच्छा। इसके अलावा इमारती लकड़ी के लिए जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा प्रसिद्ध हैं। खैर के पेड़ से कत्था निकालने का काम शिवपुरी और बानमोर में होता है। और लाख का कारखाना? उमरिया में एक सरकारी लाख का कारखाना भी है। खेती की बात हो गई, खनिजों की हो गई, अब एक और जरूरी चीज की बात करते हैं जो खेती को सहारा देती है, उर्वरक और रसायन। बिल्कुल, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL का। NFL। इसका एक बहुत बड़ा प्लांट गुना जिले के विजयपुर में है। इसे अमेरिका और इटली के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये HBJ गैस पाइपलाइन पर आधारित है। इसका क्या मतलब है? HBJ यानी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ये देश की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। अच्छा, NFL का प्लांट ठीक इसी पाइपलाइन पर बना है, जिससे उसे खाद बनाने के लिए जरूरी गैस की सप्लाई लगातार मिलती रहती है। ये तो एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा हुआ। बिल्कुल। इसके अलावा कीटनाशक बनाने के कारखाने बीना और भोपाल में हैं और नीमच की एल्कलॉइड फैक्ट्री भी बहुत खास है। वो क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। यहाँ अफीम से दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले रसायन निकाले जाते हैं। और नागदा में सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट है। क्या बात है। अब आते हैं उस उद्योग पर जिसने मध्य प्रदेश को एक नई पहचान दी है। मैं वाहन उद्योग की बात कर रही हूँ। धार जिले के पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीथमपुर एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे सही नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर से एक पूरा औद्योगिक शहर बसाया जा सकता है। कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ? फोर्स मोटर्स, आयशर, मैन ट्रक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपने वाहन बनाती हैं। और नैट्रैक्स, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, पीथमपुर में है। जी, ये विश्व स्तरीय सुविधा है जहाँ गाड़ियों के टेस्टिंग होती है। मुझे तो लगा था ये सब सुविधाएं सिर्फ दक्षिण भारत या NCR में ही होंगी। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हाँ, और सिर्फ कमर्शियल वाहन ही नहीं, जबलपुर की VFJ में तो सेना के लिए भारी वाहन बनाए जाते हैं, जैसे शक्तिमान ट्रक। बिल्कुल वही। जाहिर है ये सब उद्योग अपने आप तो खड़े नहीं हो गए होंगे। सरकार की तरफ से भी तो कुछ नीतियां और खास इलाके बनाए गए होंगे। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब SEZ क्या होते हैं? SEZ मतलब एक ऐसा खास इलाका जिसे सरकार औद्योगिक विकास के लिए चुनती है। यहाँ फैक्ट्री लगाने वाली कंपनियों को टैक्स में भारी छूट, 24 घंटे बिजली पानी और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं मिलती हैं, ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकें। बिल्कुल। प्रदेश का पहला SEZ पीथमपुर में ही बनाया गया था। और IT के लिए भी कोई SEZ है? हाँ, इंदौर का क्रिस्टल IT पार्क एक बहुत सफल IT SEZ है। इसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर में एग्रो कॉम्प्लेक्स और जबलपुर में मिनरल आधारित SEZ भी प्रस्तावित हैं। SEZ के अलावा मैंने औद्योगिक गलियारों मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में भी सुना है। हाँ, कॉरिडोर एक पूरे रास्ते को औद्योगिक रूप से विकसित करने का प्लान है। जैसे भोपाल इंदौर कॉरिडोर को टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल्स पर फोकस करके विकसित किया जा रहा है। भोपाल बीना कॉरिडोर पेट्रोकेमिकल के लिए है। और वो जो दिल्ली मुंबई वाला कॉरिडोर है? हाँ, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC, ये एक विशाल प्रोजेक्ट है। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से यानी नीमच, रतलाम, धार और इंदौर से गुजरता है, जिससे इस पूरे इलाके में विकास की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। एक और योजना है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP। हाँ, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है हर जिले के एक खास उत्पाद को चुनकर उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे सीहोर और बुधनी के लकड़ी खिलौने, बुरहानपुर का केला, इंदौर का शुगर फ्री आलू, गुना का धनिया और बैतूल की सागौन की लकड़ी। इससे तो स्थानीय कारीगरों और किसानों को बहुत बल मिलता होगा। बहुत ज्यादा। ये तो हुई प्रदेश की नीतियां, पर केंद्र सरकार के भी तो कई बड़े उपक्रम यहाँ होंगे, खासकर रक्षा और रेल के क्षेत्र में। बिल्कुल। रक्षा क्षेत्र में जबलपुर एक बहुत बड़ा केंद्र है। खमरिया, इटारसी और कटनी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। और जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री तो 1904 से तोप गाड़ियां बना रही है। 1904 से? जी। रेल की बात करें तो भोपाल के निशातपुरा में रेल कोच फैक्ट्री है
और कटनी इटारसी में डीजल लोको शेड्स हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद आखिर में बात करते हैं हस्तशिल्प की, जिसने मध्य प्रदेश को एक अलग ही पहचान दी है। सही बात है। चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों की तो दुनिया दीवानी है। और ये सिर्फ साड़ियां ही नहीं, बल्कि अपने आप में पूरे उद्योग हैं जो हजारों परिवारों को रोजगार देते हैं। अशोकनगर की चंदेरी साड़ी को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। अच्छा। खरगोन की महेश्वरी साड़ियां, दतिया और टीकमगढ़ का धातु शिल्प, धार के बाग प्रिंट और इंदौर के चमड़े के खिलौने, ये सब प्रदेश की कला और उद्योग का संगम है। तो हमने मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की पूरी कहानी समझी। अंत में अगर आप हमारे उन श्रोताओं के लिए कुछ मुख्य बातें दोहरा सकें तो बहुत अच्छा होगा। जरूर। कौन से तथ्य हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए? सबसे पहले तो जो भी प्रथम है वो जरूर याद रखें। पहली चीनी मिल 1934, पहली सूती मिल 1906, पहला सीमेंट कारखाना 1922। दूसरा, उन चीजों पर खास ध्यान दें जहां कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे मैंने नेपा मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल और बैंक नोट प्रेस का अंतर समझाया। हाँ, वो बहुत जरूरी था। तीसरा, मैच द कॉलम वाले सवाल बहुत आते हैं, तो कौन सा उद्योग किस जिले में है इसकी लिस्ट बनाकर बार बार दोहराएं। और करंट अफेयर्स का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। नए जीआई टैग किसे मिले, ओडीओपी योजना में कौन से नए उत्पाद जुड़े, कोई नया निवेश हुआ हो, इन सब पर नजर बनाए रखें। और एक ही मंत्र है, बार बार रिवीजन। तथ्य जितने ज्यादा दोहराएंगे उतने पक्के होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातचीत वाकई बहुत फायदेमंद रही। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश ने औद्योगिक सफर में एक लंबा रास्ता तय किया है, पर एक सवाल है जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। आगे की राह क्या होगी? क्या भविष्य ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और आईटी जैसे नए जमाने के उद्योगों का है, या फिर प्रदेश अपनी पारंपरिक खनिज और कृषि आधारित ताकत पर ही आगे बढ़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।